ये एक बेहतरीन रिजल्ट है आपके पास और बहुत अच्छे तरीके से इसको आपको समझना है। जब आप बहुत सारे एसी यूज़ कर रहे थे, रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे थे, सब कुछ यूज़ कर रहे थे, उसी बीच में एक और लॉ आया, उसका नाम था क्लैसियस स्टेटमेंट। हेलो स्टूडेंट्स, आपके इस सेशन में आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है और उसका हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एप्लीकेशन है और किस तरीके से हम उसकी हेल्प से बाकी चीज़ों को डिराइव कर सकते हैं। ये टॉपिक अगर एग्जाम के पॉइंट से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत वेटेज रखता है ये टॉपिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इस दिस पेपर। जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे कितने लॉज हैं, उसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, ठीक है, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। उसमें हमने अपने पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत डिटेल से समझने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इससे कितने इंपॉर्टेंस है इसका, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंस है, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। एफएलटी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एफएलटी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। नाउ द फर्स्ट वर्ड इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपली द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बात आपको बहुत याद रखना है, ये पेपर में कई बार पूछने को मिल गया है कि जो एफएलटी है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। अप्लाइड टू एनी सिस्टम इन विच द एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम टू द, ठीक है, फ्रॉम टू द सराउंडिंग इज टेकन इनटू द अकाउंट, ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग इज टेकन इनटू द अकाउंट, ठीक है। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंप्लाइज डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। यहां पर जो डेल्टा क्यू है आपके पास है वो हीट सप्लाइड है, हीट, ठीक है, सप्लाइड टू सराउंडिंग, ठीक है, ये सराउंडिंग है, हीट है एक्चुअल में। और जो डेल्टा यू है आपके पास, ये आपके पास इंटरनल एनर्जी है, ये आपके पास क्या है, इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। एंड जो डेल्टा डब्ल्यू है एक्चुअल में ये क्या है, वर्क डन, वर्क डन। ये तीन अलग अलग पैरामीटर्स आपके पास गिवन है और इन्हीं तीनों के हेल्प से आपको इसको समझना है। और इस इक्वेशन को हम लोग एफएलटी बोलते हैं। कुछ बेसिक बातें जो कि जनरली देखा जाए इस तरीके का डिस्कस किया जाता है कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो पार्ट है, इस पार्ट में आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये एक हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम है, उसी के लिए आप इसको लिखते हो। और इवन जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, जब आप बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम इसकी बात करते हैं एफएलटी की, तो इस एफएलटी में जब आपके पास कोई सिस्टम इस तरीके से गिवन है, ठीक है, इस तरीके का सिस्टम है और यहीं पर हम लोग इसको लिख रहे हैं डी क्यू इक्वल टू डी यू एन प्लस डी डब्ल्यू। अब इस सिस्टम के अंदर मान लीजिए कि आपने कुछ इस तरीके का कुछ रखा हुआ है, समथिंग, यहां पर अगर आपने इस पे लगाया फोर्स, फोर्स, अगर आप डीएफ लगाओगे तो इसका अपना एक एरिया होगा और इसके अकॉर्डिंग इसमें एक प्रेशर क्रिएट होगा। तो जो वर्क डन की हम बात कर रहे थे अभी, जो वर्क डन की हम बात कर रहे थे, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ और इंटू आप यहाँ पे कहते हो डी एक्स, यही ना, बाय द डिफिनेशन आप यही कहते हो, ठीक है, यही कहोगे आप। और मैं अगर इसकी बात करता हूं तो इसको आप कहते हो प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स,
मैं इस पूरे पॉइंट को अगर मैं डी वी एज्यूम कर लेता हूँ, P इंटू डी वी, तो एक्चुअल में जो वर्क डन आपके पास डिराइव्ड है वो डिराइव्ड है इसी फार्मूले से, वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स एंड डी डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डी वी। ये सिस्टम, इसमें एक सिस्टम के अंदर एक खास बात है, ये अगर आपका पूरा सिस्टम है और इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल है, n नंबर ऑफ पार्टिकल है और वो इसमें से बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो ये सिस्टम इज वैलिड फॉर नॉन डिफ्यूजिव सिस्टम। नॉन डिफ्यूजिव मतलब जो चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल है वो यहां पर 0 है, तो n क्या हो गया, यहां पर कांस्टेंट है। जब आपके पास कांस्टेंट होगा ये सिस्टम, तभी आपका जो एफएलटी है वो इसको आप यूज करोगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब आप इसको बात करते हो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो ये नॉन डिफ्यूजिव सिस्टम है और नॉन डिफ्यूजिव का मतलब हो गया कि पार्टिकल यहां पर निकल नहीं रहा, तो आपके पास ये इक्वेशन निकलना है। और यहां पर ये जो आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है किसमें है, सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम। हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम का मतलब पी वी और टी वाली जो थर्मोडायनेमिक्स है सिर्फ उसी के लिए ये इक्वेशन लिखी हुई है। हम बाकी के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, वहाँ के लिए बहुत सारे इक्वेशन हम लिख सकते हैं उसके लिए, बट हम ऑल ऑफ द सिस्टम होल सभी डिपार्टमेंट के लिए नहीं लिख रहे हैं। हम स्पेशली हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम जो हमारे पास वेरिएबल है पी वी डी, इससे जो रिलेटेड वर्क डन निकल रहा है इंटरनल एनर्जी के साथ, इनको कोरिलेट करके लिखना चाहते हैं ओनली फॉर द हाइड्रोस्टैटिक। और ये नॉन डिफ्यूजिव सिस्टम, इफ द सिस्टम इज डिफ्यूजिव मतलब आपके पास ये सिस्टम यहाँ पर गिवन है और यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स आपके पास गिवन है और इसमें से आपने कहा कि यहाँ से एक स्मॉल पीस ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल n, यहाँ पर क्या होता है डिफ्यूज, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, डिफ्यूजिव सिस्टम। और यहाँ पर अगर केमिकल पोटेंशियल म्यू, नंबर ऑफ पार्टिकल n गिवन है, ठीक है, म्यू यहाँ पर क्या है, केमिकल पोटेंशियल। तो जो आपका एफएलटी है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो ऐसे कैसे लिखे जाएंगे, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी माइनस का म्यू डी एन। एक्चुअल में ये सिस्टम हो जाएगा। एफएलटी आपका एक्चुअल में ये लिखी जाएंगी जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, ये यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहे हैं और वर्क डन आपका पी इंटू डी वी के साथ चेंज हो रहा है। तो जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो आपको दिख रही है वो आपके डिफ्यूजिव और नॉन डिफ्यूजिव सिस्टम के लिए लिखी जाती है। तो जब आपके पार्टिकल्स नॉन डिफ्यूजिव सिस्टम होंगे तो यहाँ से कोई पार्टिकल बाहर नहीं निकल रहा है, उस केस में आपके पास ये लिखे जाएंगे। और उसके अलावा जब आप एफएलटी की बात करते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, तो यहाँ पर जो वेरिएबल लिखे गए हैं ये सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम के लिए लिखे गए हैं जिसमें पीवीटी वाला सिस्टम होता है, और यहाँ पर जो हीट है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। और इसी इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जब कोई पार्टिकल किसी सिस्टम के अंदर से डिफ्यूज हो रहा हो, निकल रहा हो, फैल रहा हो, भाग रहा हो, तो उस सिस्टम के लिए हमारे पास जो n की वैल्यू वो चेंज होगी और हम डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी माइनस म्यू डी एन लिखेंगे, ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखेंगे कि ये सब क्या है, सब जितने भी हैं सबके डायमेंशन क्या है, एनर्जी है। द डायमेंशन ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, म्यू डी एन भी, पी डी भी, डी यू भी, डी क्यू भी, ये सभी के डायमेंशन एनर्जी का डायमेंशन होगा। अब बात ये होती है कि अगर आपका सिस्टम नॉन डिफ्यूजिव सिस्टम है यहाँ पर, तो इस केस में जब कोई पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ तक जाए, अगर आप यहाँ पे हीट दोगे आप, तो इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो चेंज हो सकती है। तो स्पेसिफिक हीट का जो नोटेशन आपके पास आएगा वो कुछ सिंपल फॉर्म में आएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको देखेंगे। तो जो स्पेसिफिक हीट की हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी की, वो क्या है एक्चुअल में, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ एन बॉडी थ्रू द 1 सेंटीग्रेड और केल्विन। अब जो आपके पास एफएलटी आया डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस, ठीक है, डी डब्ल्यू और डी यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये जो आपके पास आया, इसका हम लोग क्या करते हैं, अब एप्लीकेशन देख रहे हैं कि क्या क्या यूज करके क्या चीज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिफाइंड जो स्पेसिफिक हीट है आपके पास यहाँ पर, डिफाइंड स्पेसिफिक
इस हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस की बात करते हैं, तो ये डिफाइन कर रहा है एस इक्वल टू डी क्यू अपन डी टी, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट with respect to temperature is called specific heat, and specific heat capacity S equal to S by M. ठीक है, जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करना है तो डी क्यू अपन डी टी, जब स्पेसिफिक हीट करना है तो एस बाई एम, ठीक है, 1/m डी क्यू अपन डी टी ये आ जाएगी. द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल पर केल्विन, ठीक है, किलोग्राम पर केल्विन, मीन्स ऐसे आप कह सकते हो जे अपान के जी और आपके पास के. ठीक है, अब बात यहां पर आती है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज सप्लाइड इन द टर्म ऑफ मोल्स म्यू, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मास m in kg, we can define the heat capacity per mole of the substance, that is the molar specific heat capacity by C is equal to S by mu, and S by mu is equal to क्या होगा 1 per mu dq upon dt. अब जो आपके पास 1 सेंटीग्रेड मास का अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, उस कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से बोलते हैं. और स्पेसिफिक हीट का आप मोल के हिसाब से जा रहे हो, ठीक है, और उसकी जो अमाउंट है सब्सटेंस ऑफ अमाउंट, अगर आप पर मोल आप मोल के हिसाब से जाना चाहते हो तो उसको सी से रिप्रेजेंट करोगे. तो एक्चुअल में जो आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन द टर्म ऑफ मोल, अगर आप मोल की बात करोगे तो आप सी को रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, मास के कंपेरिजन में अगर आप मोल को प्रीफर करते हो तो एस की जगह पर नोटेशन आप सी यूज कर लेना, यही आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ द. अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई हम कैसे स्पेसिफिक हीट का इंपॉर्टेंस समझे अपने रियल लाइफ में, कहाँ इंपॉर्टेंस इस चीज को, ये चीज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल आप एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास एक कप ऑफ कॉफी है और आपने एक स्टील के प्लेट में रखा हुआ है और आपने एक दूसरे कांच के ग्लास में रखा हुआ है. आपने दोनों को सेम टेम्परेचर वाली कॉफी इस दोनों के अंदर रखी और दोनों हीट हो गए. अब आप उसमें से कॉफी निकाल दीजिए. अब उस दोनों को, एक ग्लास को एक स्टील को आप अपने पास रख के टाइम के साथ मेजर करिए, टाइम के साथ वेट करिए. तो जो हीट है किसकी कौन ज्यादा रिटेन रखता है, ये ज्यादा देर तक हीट रहेगी स्टील इन कंपेयर टू ग्लास के. तो इसकी स्पेसिफिक हीट जो आपके पास है वो क्या है, वो ज्यादा है इन कंपेयरिंग टू ग्लास के. तो इसके हिसाब से आप उसको कंपेयर कर सकते हो, इस स्पेसिफिक हीट के इंपॉर्टेंस को जान सकते हो और उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो. तो बेसिक डिफिनेशन ऑफ पार्ट अभी यहां पर है, लेकिन इसकी वैल्यूज के लिए अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की बात करें, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वैरीज स्लाइटली विथ टेम्परेचर. ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा है. Okay, now the specific heat capacity depends on the process or the condition under which heat capacity transfer taken place. For gases, we can define the two specific heat capacity at constant volume, specific heat capacity at constant pressure. अब आपके पास हीट कैपेसिटी को समझने के लिए दो अलग अलग वेरिएबल आ गए. एक आपके पास आ गया Cp और एक आ गया आपका Cp, और इसका रिलेशन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके साथ क्या कोरिलेशन है वो चीज आप यहां पर देख सकते हो. इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो हीट कैपेसिटी का वेरिएशन देखो कैसा है. ये टेम्परेचर को आप चेंज कर रहे हैं और यहां पर आप देखो स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हो. तो जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर, तो पहले ये कम हो रही है, पहले इसने कम किया एंड देन उसके बाद इंक्रीज कर रहे हैं 100 के आसपास. देखो इनकी हीट कैपेसिटी बढ़ती जा रही है. ठीक है, यहां पर कुछ होगा, आई थिंक 0 है. यहां पर हो सकता है कि ये आइस हो, आइस के फॉर्म में हो, बहुत कोल्ड हो. जैसे जैसे आप हीट करते हो तो पहले ये डिक्रीज करेगी एंड देन अगेन इंक्रीज. ठीक है, ये चीज हो जाएगी. अब बात ये है कि आपके पास Cp और Cv जो मेयर्स फार्मूला है उसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या रिलेशन है वो चीज हम लोग देखते हैं. तो यहां पर मेयर्स फार्मूला by the first law of thermodynamics. ठीक है, अब इस केस में एक दूसरा वर्ड जो आपने यूज करा है ये है dq इक्वल टू du प्लस pdv, यही होगा. तो जब हम हीट कैपेसिटी की बात करते हैं इस पे, अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, कुछ भी है, पीवी का डायग्राम से दे रखा है उन्होंने, तो ये जो वर्क डन होगा इस एरिया में वही चीज आप यहां पर नोट करते हो.
अब यहाँ पर हमको हीट कैपेसिटी की जो डिफिनीशन अगर हम उससे बात करें, CV इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे, dQ अपॉन dt एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। दिस इज इक्वल टू वॉट, आप इस पे कह सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, du अपॉन dt एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। तो CV इक्वल टू dQ अपॉन dt एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू du अपॉन dt। एंड ऑल्सो आप इसको कह सकते हो कि ये du अपॉन dt, बिकॉज जब आप स्पेसिफिक हीट की बात करते हो किसी फंक्शन के अंदर, ये 1 है और ये आपस 2, और भी किसी पाथ से आप जाना चाहते हो इस पॉइंट्स पर, ठीक है, इस A से B तक कैसे भी जा रहे हो, तो ये पाथ ही इंडिपेंडेंट है कि आप वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, प्रेशर चेंज कर रहे हो, दोनों के लिए जो साइक्लिक प्रोसेस होती है, साइक्लिक प्रोसेस से आपने सुना होगा डेल्टा U इक्वल टू 0 फॉर साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, फॉर साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में केस में 0 होता है। तो आप यही कह सकते हो कि जो इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन आपको यहाँ पर दिख रही है, dQ अपॉन dt इक्वल टू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर ये होगी, बट इक्वेशन नंबर 1 ये जाएगी, ठीक है। इसको आपने लिया है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम V, एंड सिमिलरली एट कांस्टेंट प्रेशर, और हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो Cp इक्वल टू dQ अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू, ठीक है, du अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर एन प्लस P इंटू dV अपॉन dt, ये आएगी, ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास। ये आपके पास आएगा इक्वेशन नंबर, या और करके आप लिख सकते हो Cp इक्वल टू du अपॉन dt, ठीक है, एंड प्लस का P dV अपॉन dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर Cp के साथ। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। मेयर्स इक्वेशन को हम FLT से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही प्रूव कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप यहाँ पे कहोगे Cp माइनस CV, दोनों का मैं डिफरेंस कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर du अपॉन dt, ठीक है, एंड प्लस का P dV अपॉन dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड माइनस का du अपॉन dt, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें ही सेम है, ये वाली चीज़ इंटरनल एनर्जी इंडिपेंडेंट है वॉल्यूम से और प्रेशर के पास से, तो आपको मिल गया Cp माइनस CV इक्वल टू P dV अपॉन dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन में, यहाँ से इस इक्वेशन में बहुत ध्यान से देखना बेटा, इसे इक्वेशन में ये चीज़ वैल्यू क्या है, ये क्या है, हमारे पास क्या इक्वेशन है, हम लोग को ये पता है बेटा यहाँ पर कि जो PV इक्वल टू, ठीक है, RT है, अगर मैं इसमें प्रेशर को क्वेश्चन कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P dV इक्वल टू R dt, और यहाँ से आप लिख सकते हो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, P dV अपॉन dt और इक्वल टू R, ठीक है, और इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं Cb माइनस CV इक्वल टू R, यही आपका मेयर इक्वेशन है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के हिसाब से, कि आप जो मेयर्स फार्मूला है FLT को यूज़ करके, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज़ करके यहाँ पर यूज़ करना है। लेकिन खास बात यहाँ पर क्या है, जो आपके पास इंटरनल एनर्जी का जो डिस्कशन किया है वो पाथ ही इंडिपेंडेंट है और साइक्लिक प्रोसेस की वैल्यू 0 होती है। ये दो बातें आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपके पास डेल्टा U है, ये चीज़, ये पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है, एंड डेल्टा U इक्वल टू 0 फॉर साइक्लिक प्रोसेस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये चीज़ याद भी रखना आपको। एक एक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के हिसाब से, इसको आपको याद भी रखना है और इसके हिसाब से इसको सॉल्व भी करना है। वहीं पर अगर हम देखा जाए, अगर वहीं पर हम देखें तो FLT में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो डेल्टा W है ये पाथ डिपेंडेंट है, ये पाथ डिपेंडेंट है, ठीक है, ये पाथ डिपेंडेंट है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है, और इस केस में डेल्टा U की वैल्यू आपकी वेरी करती रहती है प्लस और माइनस के साथ साथ। बहुत सुंदर डेरिवेशन है, बहुत इजी डेरिवेशन है, पेपर में ये बहुत देखने को आपको मिल सकता है।
तो वर्क डन की इस फील्ड में जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच रखते हैं तो वहां पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये रखता है। ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए कि आपको वर्क डन, किसी सिस्टम का वर्क डन निकालना है, वर्क डन, तो इसमें अक्सर मैंने अपने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, डिस्कस किया था यहाँ पर, कि अगर इस तरीके का कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज आपके पास गिवन है, ठीक है, ये आपके पास v है और ये p है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो a b c, ठीक है, इस केस में। तो ऐसे में ये जो वैल्यूज आपके पास गिवन है, ये वाली वैल्यू जो गिवन है, ये आपके पास होगी p1, ये होगी p2, ये होगा आपके पास v1, ये हो गया आपके पास v2, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब आप इसको a b c, आप इसको d एज्यूम कर लो और इसको आप e यूज कर लो, कर सकते हो ना, कर सकते हो, इसको ऐसे यूज कर सकते हो। तो जब आपको वर्क डन निकालना होगा, इसका वर्क डन, तो आप क्या निकालोगे, एक बार p1 और मल्टीप्लाई बाई v2 माइनस का v1, बहुत सिंपल है, v2 माइनस का v1 प्लस करके आप क्या निकालोगे बेटा, हाफ ऑफ द सर्किल, एरिया ही तो निकालना है। पी वी का वर्क डन, जब आप डी डब्ल्यू की आप बात करते हो तो पी इंटू डी वी तो बात करते हो, आप यही कर रहे हो ना, यही बात करते हो। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस, ये जो है एरिया होगा इसका। जब भी आप इस चीज को एनालिसिस करते हैं, इस पार्ट को यहां पर, ये जो एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ दिस एरिया, प्लस अगर आप इसकी बात करते हो, इस वाले की बात, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ दिस। बहुत इजी लैंग्वेज में बोल रहा हूं आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये दोनों को प्लस कर दोगे आप, तो इस पूरे सिस्टम का आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो यही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। पहले के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक निकाल रहा हूँ, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक b2 माइनस b1 मल्टीप्लाई बाई p1 प्लस, अब आपके पास ये वैल्यूज आ गई, तो 1/2, ये इक्वेशन आपके पास कितना आ गया बेटा, यहाँ पर ये वैल्यू चाहिए हमारे, ये पॉइंट ले रहे हो, ये पॉइंट, ठीक है, दिस हाफ कर दो और यहां से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर p2 माइनस का p1, यहां से यहां तक की वैल्यूज, और इनटू ये वैल्यूज क्या आ जाएगा, v2 माइनस का p1, ये इसका वर्क डन आ जाएगा। तो ऐसे आपको इस पीवी डायग्राम का इंपॉर्टेंस है, और इससे वर्क डन निकालने के लिए न्यूमेरिकल के सॉल्विंग अप्रोच में बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि जब हम वर्क डन की दूसरी की बात करते हैं, जब हम आइसो, ठीक है, आइसोथर्मल की प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो वहां पर हम लोगों ने यूज करा था, लेकिन हम लोग इस कंडीशन में एक इक्वेशन हमारे पास आई थी एडियाबेटिक की, ये पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है, एंड, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में पी वी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है। तो इन जनरल हम लोग इसका प्रूफ, पी वी और गामा में जो रिलेशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजिंग FLT, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करते हुए ये पार्ट आपको डिराइव करना होगा। आपके पास FLT मिला, FLT से आपने सबके वर्क डन निकालो, किसको भी निकालो, सब FLT से निकलते हैं, जितने वर्क डन है सारे FLT से ही आपको निकलने हुए आएंगे। और आइसोथर्मल एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोगों ने वर्क डन निकाला हुआ है सबके लिए, पर हम लोगों ने इसके लिए रिलेशन नहीं निकाले, और इसका जो वेरिएशन रिलेशन है वो किस तरीके से यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, FLT से करना है। कैसे हम लोग डिराइव करें इस रिलेशन को, कैसे स्टार्ट करें कि हमारे पास पी इक्वल टू गामा जो है वो प्रूफ हो जाए, और उसके बाद जो अलग अलग रिलेशंस आएंगे वो उनके साथ हम लोग डिराइव करते चलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यूज कर सकते हैं यहाँ पर FLT का derivation for the relation between PV and gamma, ठीक है। हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि we know that dq is equal to du n plus pdv, ये इक्वेशन नंबर 1 है। वी नाउ दैट FLT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए हमारे पास यही इक्वेशन है जिसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। और हमारे पास एक और इक्वेशन थी जिसको हम लोग कहते हैं CV इक्वल टू DQ अपॉन DT, ये भी हम लोग कह रहे थे, ठीक है। और यही चीज हमारे पास क्या था, DU अपॉन DT के भी इक्विवेलेंट था जब हमने कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करी थी।
तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि डी यू इज इक्वल टू सी वी इंटू डी टी, ये रिलेशन आप कह सकते हो। ये रिलेशन आपके पास आ गया 2। ठीक है, तो जो जनरल इक्वेशन हमारे पास है इस रिलेशन के अंदर, हम इक्वेशन 1 से ये भी कह सकते हैं कि जब एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस डी क्यू इक्वल टू 0। जब आप डी क्यू इक्वल टू 0 कहेंगे तो आपके पास डी यू प्लस पी डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। और जैसे ही ये रिलेशन आपका ठीक है, जैसे ही ये रिलेशन आपका आपके पास मिल जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये चीज। ठीक है, तो जब बेसिक रिलेशन की हम बात कर रहे हैं यहां पर डी यू प्लस पी डी वी इक्वल टू 0, तो मैं क्या इस इक्वेशन से इसको रिप्लेस कर दूं, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं बेटा, सी वी डी टी प्लस पी डी वी इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट वैल्यूम के साथ है, डी टी की वैल्यू 0 होगा। तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास थर्ड। एंड हमारे पास एक इक्वेशन है पी वी इक्वल टू आर इंटू टी, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू आर ई टू डी टी। हमको वैल्यू क्या चाहिए यहाँ से, डी टी की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं कि डी टी इक्वल टू पी डी वी प्लस वी डी पी अपान आर। मैं इसी वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन थर्ड में, यहाँ पर मैं पुट करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास सी वी इक्वल टू पी डी वी एन प्लस वी डी पी बाई आर, और पूरे की इक्वेशन इक्वल टू एन प्लस, यहाँ पे प्लस है, पी डी वी इक्वल टू 0। ये रिलेशन हमारे पास में है। अब इस इक्वेशन में अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है, अगर हम लोग इस इक्वेशन में देखा जाए तो हम लोग इसको आर से इधर मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी बी पी डी बी प्लस सी वी वी डी पी एन प्लस पी आर डी वी इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस रिलेशन में जो आपके पास रिलेशन यहां तक हम लोगों ने पुट किया है, ठीक है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। इस वाले पार्ट में पी डी बी यहां पर भी है और पी डी बी यहां पर भी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी वी एन वी डी पी एन प्लस पी डी वी कॉमन कर दिया तो सी वी प्लस आर इक्वल टू, ये एक बेहतरीन रिजल्ट है आपके पास और बहुत अच्छे तरीके से इसको आपको समझना है। अब इस प्रॉब्लम के अंदर यहां पर सी पी माइनस सी बी इक्वल टू वॉट, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर, और इससे रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, सी पी इक्वल टू सी बी प्लस आर, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास आ गया सी वी एन वी डी पी एन प्लस का, ठीक है, प्लस का इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, सी पी, तो सी पी एंड पी डी वी इक्वल टू 0। अब मैं इसके पास क्या कर रहा हूँ, मैं इस चीज को डिवाइड करने जा रहा हूं, डिवाइड करूंगा इसको, तो मैं कहूंगा वी डी पी, ठीक है, प्लस सी पी अपान सी वी, ठीक है, एन पी डी वी इक्वल टू 0। ये जो वैल्यूज आपके पास दिख रही है सी पी अपान सी वी की जो वैल्यूज है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी डी पी इक्वल टू, इसको माइनस साइन के साथ लिखो, गामा पी इंटू डी वी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस साइन के साथ है यहां पर, माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा इधर। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, डी पी अपान पी इक्वल टू गामा डी वी अपान वी, ये लिखूंगा, एंड टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन लेने जा रहा हूं इसमें, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब बोथ साइड आप इंटीग्रेशन लीजिए, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। तो जो डी पी अपन डी है ये क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ पी और इक्वल टू गामा एल एन ऑफ बी, यही ना, माइनस साइन भी है यहां पर, माइनस साइन भी है। तो आप इस एल एन के साथ इसको कैसे लिख सकते हो, एल एन ऑफ पी प्लस गामा ऑफ एल एन ऑफ वी इक्वल टू 0, एंड देन एल एन ऑफ
P A प्लस बी है तो इसका ए बी की पावर गामा हो जाएगा ln ऑफ v, ठीक है, दिस एंड दिस, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट है a प्लस बी का, तो पी भी के पावर गामा और इक्वल टू व्हाट, ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं पी बी के पावर गामा इक्वल टू ई के पावर 0, दिस इक्वल टू व्हाट 1, पी बी के गामा इक्वल टू 1, यही है ना डेरिवेशन। इसमें जो रिलेशन आपके पास आया है पी बी के पावर गामा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, 1, आप इन जनरल आप इसको क्या लेते हो टी और दिस इज इक्वल टू के, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है नहीं, ई के पावर 0 ले लोगे तब वो वैल्यूज कुछ पता नहीं। यहाँ पर इंटीग्रेशन के साथ क्या था, जब आपने टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड था, तो जब आपने इंटीग्रेशन ली यहाँ पर तो इसके साथ भी एक टर्म आपके पास आना चाहिए था सी का, ठीक है, और उसी सी के साथ हम लोग इसको प्लस करके इसको आप सी ले सकते हो, और इस पूरे सी को जो सी की वैल्यूज है यहाँ पर सी जो आपके पास गिवन है इसको इन जनरल मैं के लेता हूँ, और यही रिलेशन हमारे पास डेवलप होकर आता है पी बी के पावर गामा इक्वल टू के, पी वी के पावर गामा इक्वल टू के, ये रिलेशन यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। सेम प्रोसेस से चलना है आपको, सेम फॉलो करते हुए चलना है, इसी हिसाब से चलना है, ठीक है। अनदर रिलेशन की मैं बात करता हूं, ये रिलेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के मत लेना। आपके दोनों ही जो डेरिवेशन आपने करे हैं, जो आपने भी मेयर्स के लिए करा इस इक्वेशन के अलावा ये आपने करा है, ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये पार्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको ये रिलेशन मिल गया पी वी के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। इस रिलेशन से आप और क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हो, यहां से आप चेंज कर सकते हो, यहां पर पी वी इक्वल टू आर टी है ना, पी वी इक्वल टू आर टी, मैं इसको P को चेंज करना चाहता हूं P इक्वल टू आर टी अपॉन वी फॉर द रिलेशन ऑफ यहां पर V और गामा के साथ, करें चेंज करते हैं यहां पर आर टी अपॉन वी, ठीक है, और इंटू वी के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट या के, कॉन्स्टेंट कर दो, चलो के जूम कर रखा है तो के रखा। अब ये ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो -1 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, और t यहाँ पे चला जाएगा, t v के पावर गामा -1 इक्वल टू के बाई आर, ये ना, और फिर से ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो एक रिलेशन आपके पास और मिल गया, t और v के साथ है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस इज द रिलेशन बिटवीन T, V एंड गामा, ठीक है ना। और मैं इसी को एक और रिलेशन के फॉर्म में देखना चाहता हूं, तो कैसे देख सकता हूं बेटा, वही P v इक्वल टू आर टी से अब मैं V को भी चेंज कर सकता हूं, V इक्वल टू आर टी अपॉन P, तो कैसा होगा यहां पर, मैं अगर उसको ऐसे लिखता हूं P ऑफ, ठीक है, V की वैल्यू में आप पुट कर रहा हूं आर टी अपॉन P के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट के मान लो, ठीक है, तो यहां पर आपके पास P है और P के पावर माइनस गामा, ठीक है, एंड R के पावर गामा एंड T के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो R तो कॉन्स्टेंट ही है, ये तो उधर ही चला जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा P के पावर 1 माइनस का गामा एंड T के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन R के पावर गामा, ठीक है, पूरा ओवरऑल आप इसको के मान लीजिए, आप कह सकते हो P के पावर 1 माइनस का गामा एंड T के पावर गामा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन P, T एंड गामा। तो तीनों ही रिलेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, और इन सबको अच्छे से आपको करते हुए चलना है, ठीक है। आपके पास ये रिलेशन है, इसके अलावा ये रिलेशन है, ये इसके अलावा ये दोनों रिलेशन, तो ये सब कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करके ही हम लोग इसको धीरे धीरे आगे की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ धीरे धीरे आगे की तरफ ले चल रहे हैं। इसमें से हर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन पे न्यूमेरिकल करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है जी, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब आपको ये चीजें मिल गई कि भाई क्या क्या वेरिएबल क्या फंक्शन है, तो कुछ कुछ जो ये डिस्टेंस आपके पास गिवन है
जो थर्मोडायनेमिक्स स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट्स था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये सब जो चीज़ मिल रहे हैं ये सब क्या है, फंक्शन ऑफ पी वी और टी के साथ है, दिस इज इक्वल टू 0। और इसी वेरिएबल से आपको मैंने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास एक होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और एफएलटी से रिलेटेड याद रखना है कि यहाँ पर दो वर्ड है, एक इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक्स स्टेट वेरिएबल आर टू काइंड्स, एक है एक्सटेंसिव, एक है इंटेंसिव वेरिएबल। ये वर्ड यूज होता है आपके एग्जामिनेशन में, पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है इसके क्वेश्चन पे इफेक्ट का, बट आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। द एक्सटेंसिव वेरिएबल्स इंडिकेट द साइज ऑफ द सिस्टम और इंटेंसिव वेरिएबल सच एज द प्रेशर एंड टेम्परेचर डू नॉट। ठीक है, तो साइज की जब हम बात करते हैं साइज की, तो उसमें आपका एक्सटेंसिव वेरिएबल होता है। जब हम प्रेशर और टेम्परेचर की बात करते हैं पी और टी की, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर इसकी बात करते हैं इंटेंसिव वेरिएबल की। अब यहां पर एक छोटा सी बात है, मैंने पहले भी आपको बता दिया, dq इक्वल टू du प्लस पी डी वी, क्वांटिटी हैज बोथ साइड आर एक्सटेंसिव, प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल। ये मैंने आपको बता रखा है कि ये इंटेंसिव वेरिएबल लाइक डेल्टा पी, तो जो चेंजेज हो रहे हैं ये इंटेंसिव वेरिएबल है, जो नॉन चेंजिंग वाले वेरिएबल है वो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स है। उसी के साथ में एक छोटा सा वर्ड और आपके सामने आएगा, जो वर्ड इस तरीके से है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का भी नाम आता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज इनफाइनाइटली स्लो, हैंस द नेम क्वासी स्टैटिक्स, मतलब बहुत स्लो है। एक बार जो प्रोसेस चल रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, वो प्रोसेस कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वैसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। द मीनिंग नियरली स्टैटिक, the system change its variable pvt so the slowly that is remain in the thermal and mechanical equilibrium with its surrounding throughout। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसको आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के नाम से भी जानते हो। भाई जो प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, इतना स्लो प्रोसेस है, वो खत्म ही नहीं होगा, तो वापस कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता। ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, और उन्हीं सबों के लिए द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज कैप्ड फिक्स्ड थ्रू आउट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जो प्रोसेस चार थे वो आपको एफएलटी में भी यूज करना है, और एफएलटी में भी आपके पास वही होगा, आइसोबेरिक बता रखा मैंने। ठीक है, आइसोथर्मल बता दिया, टी कांस्टेंट है, आइसोबेरिक में आपके पास पी कांस्टेंट है। आइसोलेटेड इन द सराउंडिंग ऑफ द हीट फ्लो थ्रू द सिस्टम एंड सराउंडिंग प्रोसेस कॉल्ड एडियाबैटिक। तो मतलब dq इक्वल टू 0, ठीक है, डेल्टा टी इक्वल टू 0, ये दोनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। बेरिक में प्रेशर कांस्टेंट है, जब आप बेरिक की बात कर रहे हो, बेरिक की, तो डेल्टा पी इक्वल टू 0। ठीक है, कोरिक की बात कर रहे हो तो डेल्टा वी इक्वल टू 0। ये सारी चीजें बहुत डिटेल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको स्टार्टिंग में ही, और उसी यूज करके आप सिस्टम में आगे इसको समझ सकते हो। ठीक है, और एफएलटी की हेल्प से जो आपके पास लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उससे एन आइसोथर्मल प्रोसेस दैट आइडियल गैस इक्वेशन, इसी को आपको यूज करना है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। वर्क डन भी आपको निकाल कर दिखा दिया मैंने कि ये ln V2/V1 क्या होती है। ठीक है, और इस तरीके के सारे आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन भी दिखा रखा है मैंने। और एडियाबैटिक प्रोसेस में पी के पावर गामा भी मैंने आपको ये प्रूफ करके दे दिया है, इस प्रोसेस को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और जो गामा फैक्टर है वो CP/CV इक्वल टू दे रखा है मैंने आपको, CP/CV। ठीक है, वर्क डन में अगर हम बात करें तो वर्क डन में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ऑलरेडी मैंने आपको सारा वर्क डन दे रखा है, बट यहां पर एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो P1V1 है और P2V2 है, एंड P1 P2V2 है, यहां पे दे रखा है। इस पूरे कर्व में एक चीज देखो कि जो ये स्लोप है इसका, ये स्लोप है कम और ये स्लोप है ज्यादा। यही बात मैंने आपको वहां पे सिखाया था कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो एडियाबैटिक पे जाएगा, जिसका स्लोप कम होगा वो आइसोथर्मल पे जाएगा। तो जो स्लोप कम है ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जा रही है, जिसका स्लोप ज़्यादा है ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जा रहे हैं इन द ग्राफ ऑफ पी एंड वी। और जो एरिया है इसका, वही इसका वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली एडियाबैटिक प्रोसेस के हिसाब से जो 1/गामा मैंने प्रूफ कर दिया था, P2 - P2 दिस वन। ठीक है, P2 V2 - P1 V1, और ये वाला रिलेशन भी आपको निकाल के मैंने दे रखा था। और इसकी हेल्प से
ये जो इक्वेशन आपके पास है पी बी की पावर गामा इक्वल टू के, यहाँ पर लिखा गया यहाँ पर पी टू बी टू की पावर गामा इक्वल टू के इक्वल टू पी वन वी वन की पावर गामा। ठीक है, इसी रिलेशन को इसी वर्क डन में पुट किया गया और फाइनली इसको हम लोगों ने टेम्परेचर के फॉर्म में भी चेंज करके देख लिया है कि म्यू आर टी वन माइनस टी टू अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, तो वन माइनस गामा को गामा माइनस वन में चेंज किया गया है और इसकी जो वैल्यूज है वो वहाँ पर चेंज कर दी गई है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं और ये फंडामेंटल काम किए जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, ऐसे ही आपने कहा था कि आइसोकोरिक में जब चेंज इन वॉल्यूम जो डेल्टा वी जीरो है तो पी डेल्टा वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी और यही आपका वर्क डन भी होगा, डेल्टा डब्ल्यू पी होगा। और मेन आपके पास ये प्रोसेस है डेल्टा पी डी वी इक्वल टू म्यू आर टी वन माइनस टी टू, ये दोनों चीज़ें। तो वर्क डन के साथ में देखो, अब यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस प्रोसेस के अंदर, इसी के अंदर, कि आपके पास अगर एक कोई सिस्टम है यहाँ पर एक कोई सिस्टम है जिसमें आपके पास एक इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एन आर डी, ये हम बात करते हैं। अगर यहाँ पर आइसो थर्मल प्रोसेस है, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहाँ पर है P1 V1 T1, यहाँ पर है P2 V2 और T2, दो सिस्टम है। नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ पर कितने हैं, ये N1 और यहाँ पर N2, ये सारे वेरिएबल इसके साथ दे रखा है सेटअप के अंदर ही। अगर इस प्रोसेसिंग में इस सिस्टम के अंदर अगर हम बात करते हैं कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आप कहोगे T क्या है, यहाँ पर ये कांस्टेंट है। तो इस प्रोसेस में अगर आपके पास P है तो 1/V के साथ है। इट मीन्स टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखना है, दोनों सिस्टम के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है और आप उसको मिक्स करते हो तो जो फाइनल जो चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर के साथ होगा तो वहां पे क्या होगा, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस then the pressure is decreases when T is constant। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी इक्वेशन में अगर आपने ये बात करी कि आपने एक से ज़्यादा सिस्टम में अगर वॉल्यूम को बढ़ाया आपने तो प्रेशर उसका डिक्रीज करता जाएगा। किस केसेस में, जब वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, जब आइसोथर्मल प्रोसेस दैट इज इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस प्रेशर decreases when वॉल्यूम increases। ठीक है, ये बहुत इंफॉर्मेटिव चीज है। एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एमसीक्यू के। साथ में ही अगर हम लोग ये बात करते हैं वह हमारे पास प्रोसेस, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये पहला फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया मैंने। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, इन आइसोकोरिक प्रोसेस तो यहां पर क्या होगा, V कांस्टेंट हो जाएगा एंड PV इक्वल टू nRT में, ठीक है, नंबर ऑफ मोल के साथ। V कांस्टेंट है तो यहां पर क्या होगा, P इज प्रोपोर्शनल टू T। विद द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज द प्रेशर। यहां पे आप कह सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे आप कह सकते हो इन आइसोकोरिक प्रोसेस, यहां पर अगर आपने एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसके अंदर विथ इंक्रीजिंग, ठीक है, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज या इंक्रीजेस द प्रेशर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए कि भाई ऐसे कंडीशन में जब आपके पास, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब आपके पास इस तरीके का सिस्टम दिया और इसमें प्रोसेस किस तरीके का हो रहा है,
आपने लिया है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसमें जो वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसके अंदर का टेम्परेचर घटेगा, ये बात ध्यान रहे। लेकिन अगर सेम सिस्टम के अंदर आपने आइसोकोरिक प्रोसेस अप्लाई करा है, इसमें आपने वी कांस्टेंट कर रखी है, वॉल्यूम चेंज नहीं करोगे आप, मतलब V1 इक्वल टू V2, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, T1, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब T1 इक्वल टू T2 और इक्वल टू T। और इस केस में क्या हुआ, V1 इक्वल टू V2 और इक्वल टू V, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है यहाँ पर। तो ऐसे प्रोसेस में अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे सिस्टम के अंदर, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे आपका सिर्फ प्रेशर बढ़ता जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये चीज है, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में यही चीज अगर आप बात डिस्कस करते हो आइसोबैरिक में, तो आप कहोगे कि यहां पर P क्या है, कांस्टेंट है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। इन द isobaric process with increases the temperature, ठीक है, increases the pressure, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस में विथ इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज द वॉल्यूम। देखो यही बात यहां पर गलत हो गई, ये प्रेशर नहीं होगा, ये क्या होगा, वॉल्यूम, ठीक है। और यहां पर क्या था, इंक्रीज द प्रेशर, कब, जब आपने यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज किया है। अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने प्रेशर इंक्रीज करेगा, अगर प्रोसेस आइसोबैरिक है तो इंक्रीज टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग है, इसके अकॉर्डिंग ही आप इसको लेके चल सकते हो, ठीक है ना। एंड जब बात आती है फोर्थ की, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें आप कहते हो कि डी क्यू इक्वल टू 0 मीन्स Q इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हीट ही यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो आपके पास जो डी यू इक्वल टू CB/DT है, CB/DT, यही ना, CB/DT। तो यहां पर आप जब U चेंज करोगे टेम्परेचर को तो इंटरनल एनर्जी इसकी चेंज हो गई। इन दिस प्रोसेस विथ इंक्रीजिंग ऑफ, आप यहां कह सकते हो U इज प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंटरनल एनर्जी आपकी यहां पर इंक्रीज कर जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके अकॉर्डिंगली आप इसको कंप्लीट कर सकते, ठीक है। तो FLT में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब आती है बात यहां पर कि किस तरीके से हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो साइक्लिक प्रोसेस की हमने बात कर दी आपसे, हमने कहा कि इन साइक्लिक प्रोसेस द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, द इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट वेरिएबल, डेल्टा U इक्वल टू 0 फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। The total heat absorbed equals the work done by the system from delta U equal to delta Q equal to delta U plus delta W, और यही चीज आपने कहा था डेल्टा U equal to delta U plus P into dV, ठीक है, dQ equal to this one। माइनस का म्यू DN भी कहा था मैंने जनरल फॉर्म में, कि अगर वहां पर डिफ्यूजिव सिस्टम हो तो ये भी आप यूज कर सकते हो। अब आती है बात हीट इंजन की, हीट इंजन की। एंड बिफोर दिस वन, जब आप हीट इंजन की बात करते हैं डिटेल से यहां पर, ठीक है, यहां से जब आप हीट इंजन की बात करते हैं यहां पर, तो इस साइक्लिक प्रोसेस में आने से पहले आपको इसके लिए जब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करनी पड़ेगी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको आप बोलते हो SLT, ठीक है। फर्स्ट में आपके पास क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां पर क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये चीज यहां पर क्लियर कर देती है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट की यहां पे बात की जाती है।
और जो भी इक्वेशन जो रैंडमनेस की हम बात करते हैं, एंट्रोपी एक वर्ड यहां पर आएगा, एंट्रोपी, इसको हम लोग ds भी कह सकते हैं, एंट्रोपी चेंज इन। एक्चुअल में एग्जैक्टली s नहीं होता है, कुछ लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ds से, और कुछ लोग इसको डेल्टा s से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है रैंडमनेस। तो जब आप कोई टेम्परेचर जीरो दें किसी सिस्टम के अंदर, मॉलिक्यूलर लेवल पर देखोगे आप, तो उसके अंदर एक रैंडमनेस होती है, और उसी रैंडमनेस को हम लोग एंट्रोपी बोल सकते हैं। ठीक है ना? और वहां पर जो एंट्रोपी का इक्वेशन है, dq इक्वल टू टी डी एस, ये रिलेशन आपके पास टी डी एस, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। और इसको यूज कब करते हैं? हम फ्लो ऑफ हीट के लिए काम करते हैं, फ्लो ऑफ हीट के लिए हम बात करते हैं। तो एक्चुअल में अगर मैं FLT और SLT की बात करूं, FLT एंड SLT, फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो यहां पर आप कह सकते हो कि टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे इसमें। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आ गई यहां से कि आपको ही वैल्यूज यहां से निकाल सकते हो, टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। और यही मैंने कहा था कि जब आप पी बी की बात करेंगे, टी एस की बात करेंगे, यू की बात करेंगे, ई की, एच की, एफ की, किसी की भी, सबका डायमेंशन, ये जो डायमेंशन होगा आपके पास क्या होगा? इन एनर्जी। इन सब का जो डायमेंशन है वो एनर्जी का डायमेंशन होगा ऑलवेज इन थर्मोडायनेमिक्स में। तो एसएलटी में, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, आपके पास यहीं से ये कुछ फंक्शन मिल जाते हैं जिसको आप यहां पर यूज करते हो। इस रेंडमनेस की हेल्प से आपको काफी कुछ समझने को मिलता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसी के हेल्प से इन्हीं सबों का यूज आप अपने इस पार्ट्स में कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें ऐसी हैं जो आपको जानना है, और फिर उससे हम लोग बात करेंगे कि क्या है ये एसएलटी में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जिसका हमारे पास यूज है। तो इसमें दो वर्ड आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। एक तो ये फर्स्ट पार्ट है, हीट इंजन is a device by which a system is made to understand a cyclic process that results in conversion of heat to work। पूरी कहानी हमारी यहीं पर है, डेल्टा क्यू को डेल्टा वर्क में चेंज करना, यही प्रोसेस हमारे पास स्टार्ट। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए हीट इंजन, द इंजन टेक्स heat Q one from a hot reservoir at temperature T1, ठीक है, release heat Q2 to a cold reservoir at the temperature T2 and, ठीक है, delivers a work W to the surrounding। आपके सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो भी हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे हॉट रिजर्वायर है, यहाँ से Q1 है, इस Q2 की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो इसमें ट्रांसफर होने में जो प्रोसेसिंग में इसमें सिस्टम लग रहा है, ये इसका वर्क डन होगा। ठीक है, यही इसके सिस्टम में क्या होगा? इसका वर्क डन हो जाएगा। यहीं पर इसकी जब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो हीट इंजन में जो एफिशिएंसी है, ये वर्क डन अपॉन Q1 होगा। ठीक है, द एफिशिएंसी नीटा ऑफ ए हीट इंजन इज डिफाइंड बाय दिस वन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का देखा जाए, थर्मोडायनेमिक्स ओवर ए वन कंप्लीट साइकिल W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 एंड नीटा इक्वल टू 1 माइनस का Q2 अपॉन Q1। ठीक है, यही नहीं, अगर हम लोग और भी बात करते हैं बेसिक से, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस का T2 अपॉन T1। फॉर Q2 इक्वल टू 0, नीटा इक्वल टू 1, एफिशिएंसी इक्वल टू 1, दैट इज the engine will have 100% efficiency in converting heat into the work. Experience shows that such an ideal engine with n equal to 1 is never possible. कोई पॉसिबल ही नहीं है, नेवर पॉसिबल ऑफ दिस टाइप्स ऑफ द इक्वेशंस इन दिस सर्किट। ठीक है, तो जब इस तरीके का हीट इंजन आपके पास एफिशिएंसी आया, तो इसमें दो नाम आए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दो नंबर। एक का नंबर आया आपके पास केल्विन, ठीक है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट था, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट।
दो स्टेटमेंट आपके पास आए, एक केल्विन प्लांक आया, ठीक है, तो एक आपके पास आया केल्विन और प्लांक स्टेटमेंट। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, इन्होंने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए इंजन, ठीक है। ये बात कब कही? जब उनको पता चल गया कि हम कितनी भी पेट्रोल, इंजन, ऑयल कुछ भी यूज कर रहे हैं, ऐसा कोई इंजन पॉसिबल ही नहीं है जो कि सभी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसा इम्पॉसिबल, ऐसा है ही नहीं। तो उसमें दो स्टेटमेंट आए, एक केल्विन प्लांक का आया। केल्विन प्लांक ने साफ साफ इस बात को कह दिया भाई कि ऐसा ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो कि आपके वर्क को, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। उन्होंने कहा इट इज इम्पॉसिबल to construct a engine to convert completely heat or into the work, completely heat into the work, मतलब आप 100% डेल्टा क्यू को 100% वर्क में चेंज नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। ये बात इन्होंने कह दी है, 100% हीट को 100% वर्क में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसको 100% हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरा रूल इसके साथ ही आया, इसी इंजन के साथ, जब आप बहुत सारे एसी यूज कर रहे थे, रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे थे, सब कुछ यूज कर रहे थे, उसी बीच में एक और लॉ आया, उसका नाम था क्लैसियस स्टेटमेंट। क्लैसियस ने भी आपको एक स्टेटमेंट दिया, क्लैसियस स्टेटमेंट, ठीक है। क्लैसियस ने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए इंजन, ठीक है, और सिस्टम, ठीक है, टू फ्लो the heat from colder body to hotter body without using an external device, ठीक है। तो यहां पर अगर आपके पास हीट H1 है, T1, एंड आपको ट्रांसफर करना है यहां पर हार्ट ऑफ H2, ठीक है, वेयर H2 इज ग्रेटर देन T1, अगर ऐसा है तो ये इम्पॉसिबल है विदाउट एनी एक्सटर्नल यूज किए हुए कि आप किसी कोल्डर बॉडी से ट्रांसफर कर दो हीट हॉटर बॉडी की तरफ। ये हॉट है और ये कोल्ड है, तो ये इम्पॉसिबल है। ये दोनों बातें इसी कंडीशन में आई। लेकिन इसी इंजन में कहानियां जो बहुत चली, उसमें बहुत सारे ऐसे इंजन आए, उसमें एक इंजन आपके पास आया, कैरनॉट इंजन। ये जो कार्नोट इंजन का नाम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्नोट इंजन में ये आपके पास P है, ये आपके पास V है, और इस तरीके का सिस्टम है, ठीक है। इसी में सिस्टम है, ये आपके पास है P1 V1, ठीक है, और T1। यहां पर होगा पास P2 V2 और T1, क्योंकि ये होगा आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस। इस पॉइंट पर होगा आपके पास P3 V3 एंड T2, और इस पॉइंट पर भी होगा आपके पास P4 V4 और T2, ठीक। ये प्रोसेस साइक्लिक होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे इस पॉइंट से आ जाएगा। इसको आप एज्यूम कर सकते हो, इस पॉइंट को, ये आपके पास है A, ये आपके पास है B, ये है C और ये है D। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन आपके पास होगा, टोटल वर्क डन ऑफ AB प्लस वर्क डन ऑफ BC एंड प्लस वर्क डन ऑफ CD एंड प्लस वर्क डन ऑफ DA, ठीक है। ये वर्क डन यहां पर आपको फाइंड आउट करना होगा।
और वर्क डन निकालने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसके एरिया से भी निकाल सकते हो, बहुत सिंपली इसके एरिया से भी निकाल सकते हो। तो एक एरिया आपके पास यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, एक एरिया यहाँ से आ जाएगा। तो इस दोनों केसेस में जो वर्क डन है ये आपके पास एक एडियाबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बस यही है कि ये एक्सपेंशन है, ठीक है, और ये कंप्रेशन है, सॉरी, ये दोनों ही एक्सपेंशन है और ये दोनों कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है और ये भी कंप्रेशन है, और ये दोनों एक्सपेंशन है, ये दोनों एक्सपेंशन और ये दोनों कंप्रेशन है। तो जो वर्क डन की बात हुई थी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ए बी इक्वल टू, तो आपने कहा था कि म्यू आर टी एल एन ऑफ बी टू अपॉन वी वन, यही कहा था आपने। अगर टी वन है तो यहाँ पर टी टू ले लीजिए ए बी के लिए, ठीक है, ए बी के लिए आप ले लीजिए। और जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उस एडियाबेटिक प्रोसेस में आप देखिए, ठीक है, जो आपके पास ये वर्क डन आया है यही तो आपके पास Q1 होगा, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी के लिए, ठीक है, फर्स्ट वन। और यही वर्क डन आप एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बात करिए। अभी आपने बात करा यहाँ से P1 V1 T1 से आप बात कर रहे थे P2 B2 और T1 तक। ऐसे आप बात करोगे यहाँ से P2 V2 T1 टू P3 B3 T2, ये बात करोगे आप, ठीक है। तो इस केस में जब आप यहां से यहां तक बात कर रहे हैं तो इसका जो वर्क डन आपके पास आ रहा है वो क्या होगा, वर्क डन ऑफ जो Q2 की बात कर रहे हो यहां पर Q2 की, वो वर्क डन हो जाएगा दिस वन B2C, ठीक है। B2C के लिए आप टेम्परेचर के फॉर्म में देखो तो NR, ठीक है, NR जो इनिशियल आपके पास है क्या वो T1 और दूसरा माइनस क्या T2 अपान गामा माइनस वन रिजल्ट में आता है तो गामा माइनस वन लिख लो, ठीक है, गामा माइनस वन। ऐसे अगर आप बात करते हैं Q3 की, ठीक है, Q3 के लिए यहाँ पर तो आपके पास वर्क डन हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक T2D, ठीक है, C2D। तो C2D में क्या है, टेम्परेचर आपका T2 जा रहा है, T2 जा रहा है, तो इसमें NR T2 और ln ऑफ, ठीक है, V3 बाई V4, V3 से V4 चला गया, ये है ना। यहाँ से आप कह रहे थे P3 V3 एंड T2 और यहाँ से वैल्यू आ रही है आपके पास P4 V4 से T2, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यही रहेगा आपके पास, T2 दोनों के लिए ही चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही जब आप Q4 की अब बात करते हो W ऑफ इस यहाँ तक D से A तक, D से A तक, ठीक है, तो यहाँ पे आप कहोगे NRT, ठीक है, NRT तो चेंज होगा ही, T1 माइनस का T2 अपान गामा माइनस का 1, ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। अब साइक्लिक प्रोसेस में आपके पास यही है कि जो वर्क डन आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे, ठीक है। इस एडियाबेटिक प्रोसेस में आप पास सेम ही होंगे। तो इस केस में आप ये चीज कह सकते हो यहाँ पर ये कह सकते हो कि जो वर्क डन ऑफ B2C है दिस इज वर्क डन ऑफ D2, यहाँ से D2A है, ये दोनों सेम है इन एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो आपके पास जो टोटल वर्क डन बचा वो क्या बचा, Q1 माइनस का Q2, ये तो बचा, दोनों के जो बेस का डिफरेंस है वही दोनों आपके पास बचेगा, ठीक है। आपने इसको Q3 ले रखा है, ये है Q3 या Q2 जो भी लेना आपके पास, ठीक है। वर्क डन आपके पास W1 एग्जैक्टली इसका ये वैल्यूज होगी कि जो वर्क डन आपके पास मिल रहा है एंड दिस मीन्स W वर्क डन ऑफ AB एंड माइनस का W ऑफ T2D, ये वर्क डन आपके पास बचेगा। और जो इसकी वैल्यूज आपके पास आ रही है, ठीक है, ठीक है ना, यही आपके पास वर्क डन बनेगा। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, आप इसको कह सकते हो यहाँ पर कि म्यू आर T1 ln ऑफ V2 अपॉन V1 माइनस का
म्यू आर टी एल टू एल एन ऑफ बी 3/V4, ठीक है। एंड इसकी जो एफिशिएंसी आपके पास आ रही है, ठीक है, इसकी जो एफिशिएंसी आपके पास आ रही है इस कंडीशन में वो यही है, नीटा इज इक्वल टू W/Q1 एंड दिस इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 आप कह सकते हो अपान Q1, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस का Q2/Q1 ये मिला था। टेम्परेचर के फॉर्म में देखो तो आपको T2/T1 मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिजल्ट आपके पास है, ठीक है ना। तो हीट आपके पास यही है, ऊपर से जो आ रहा है वो Q1 होगा, जो नीचे से जा रही है वो Q2, यही ना, Q1 और Q2 दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही आपको मिल रहा है। तो इन जनरल देखा जाए तो इसको ऐसे बजाय इसको ऐसे लिखना चाहिए था, W1 W2 एंड W3 और ये W4 ये होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो वर्क डन था ये दोनों आपके पास जो गिवन है W1 W2 W3 जो कुछ भी दिया है, और उसके हिसाब से भी देखा जाए, जो इस नाम से मैंने इसलिए कर दिया ताकि उसके नाम से बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। तो एफिशिएंसी की जो वैल्यूज आपके पास मिल रही है, ठीक है, पी बी के पावर गामा इक्वल टू नीटा इक्वल टू क्या था 1 माइनस का NR/T2 ln ऑफ, ठीक है, V3/V4 एंड NR/T1, ठीक है, ln ऑफ V2/V1। मतलब वही नीचे ऊपर वाले को देखना है, बस नीचे और ऊपर वाले की वैल्यूज ये आपके पास आ जाएगी, और यहीं से जो एफिशिएंसी आपके पास है वो मिल गई, और इसके अकॉर्डिंगली सारी वैल्यूज आपके पास आ गई है। तो करनॉट इंजन के साथ, साइकिल के साथ यही चीज प्रोसेस रहेगी आपके पास, और यही आपको यूज करना है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और बीटा इक्वल टू क्या होता है Q2/W, जो वर्क डन यहाँ पर गिवन है, और उसके हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो बीटा की वैल्यूज आ जाती है वो आती है T2/T1 माइनस T2, ये आपको याद रखना है, और इसी के हिसाब से आपको ये करना है Q2/Q1 माइनस Q2, ये रिजल्ट है, ठीक है। तो आज के सेशन में यही सब सिस्टम है, इस पे आपको न्यूमेरिकल करके देखना है, बहुत काफ़ी है, बाकी ठीक है, आप बस बाकी सारी चीज़ों को आप याद रखिए। डेरिवेशन जो करने थे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वो सारे मैंने कर दिए है, और इस सेशन में थर्मोडायनामिक्स तक यही है। इसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस को, जो भी डाउट्स अगर प्रॉब्लम्स होगी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जो कुछ पूछना चाहते हैं आप एडिशनल चीज़ें ले सकते हैं, इसकी PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी। तो आज के सेशन में यही तक, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।